गुरु जी की बात निकली, गुरु पूर्णिमा हाल ही में हुई है। सौभाग्य है कि आशुतोष नानल भी मुझे मिले। तो वैसे में दो परंपराओं का थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे, कंफ्यूजन बोल सकता हूँ, फ्यूजन बोल सकते हैं, जैसे भी आप चाहे बोल सकते हैं। अनेक परंपराओं का मैं कंफ्यूजन हूँ, लेकिन ज़्यादातर नानल और कोलटकर जी का, उससे भी ज़्यादा होगा तो कोलटकर जी। कोलटकर गुरु जी की हमारी सिखाने की एक पद्धत अलग थी। वो अकस्सा ओढ़ने दीर्घा से शुरू करते थे। विलास नानल जी से जो परिचय हुआ, उसके बाद उनका एक अनोखा ढंग मुझे पता चला। वो एक झापड़ चढ़ा देते थे, सब चरक याद आ जाता। बहुत ही सरल पद्धति थी उनकी। कोई भी प्रश्न पूछने जाओ उनको कि गुरुजी ये क्या है, तो हाथ में डंडा, खाने का बर्तन, झाड़ू या जो कुछ भी होता, कुछ नहीं होता तो उनका हाथ होता। वो ऐसे फेंक के ऐसी जगह से मारते कि सब चरक सुश्रुत वाकपट ऐसा समझ मालूम होता था कि ये मुझे आगे आता बता रहे हैं कान में मेरे कि अरे ये ऐसा होता है। तो मैं अरे इसको निसंशय हो जाता था। और हमारे रमेश नानल जी हैं, उनका थोड़ा अलग ढंग, वो दोनों का मिश्रण करते हैं। कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि हाँ ठीक है, तो बोले कि हम बोलते हैं हाँ ठीक है, समझ गया। तो मैं जरा आज थोड़ा विजय कोलटकर जी के ढंग से सिखाने का प्रयत्न। कभी कभी क्लिनिक में मेरी इच्छा हो जाती है कि विलास गुरु जी ऐसा सिखाओ। ये अंकिता, नीलेश, ये उन्नति, ऐसे लोग आते हैं तब ऐसी इच्छा होती है, और उसमें मैं सिखाता हूँ भी उनको, जैसे विलास गुरु जी सिखाते थे। और उनको इतना जल्दी समझ में आ जाता है कि अभी आप उनको कह दो कि गुरु जी बैठेंगे, आप बोलो तो वो व्याख्यान भी दे देंगे। आपको देखना है। अंकिता तो तुरंत आ जाएगी, यहाँ पे व्याख्यान देना शुरू कर देगी। सिर्फ एक सेकंड के लिए अंदर लेके जाना पड़ेगा उसको, और प्यार से समझाएंगे तो वापस आ जाएंगे। तो ठीक है, तो गुरु जी के पावन स्मृति में अर्पण करता हूँ। आपने गायन महोत्सव देखे होंगे, उसमें एक अलिखित नियम होता है कि जो सबसे कनिष्ठ होता है वो पहले गाता है। अब ये केशायुर्वेद की भूमिका है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर सर ने ऐसी रचना की है कि जिसके सबसे कम से कम बार हो वो पहला व्याख्यान। तो इस हिसाब से मैं आज का पहला वक्ता हूँ। ऐसे नहीं कि ऐसी बात नहीं कि मैं बुजुर्ग हूँ इसलिए पहला आया हूँ। सबसे कनिष्ठ मैं आज सुश्रुत पर थोड़ा सा विवरण करूंगा। अभी दिक्कत यह है कि वाकपट पर कुछ बोलना है तो रसिक जी से वीसा लेना पड़ता है, चरक पर कुछ बोलना है तो अभिजीत जी से वीसा लेना पड़ता है, उनकी अनुमति चाहिए लिखी, और एनओसी भी चाहिए। और मेरे बाद बोलने वाले हैं हमारे दोस्त, उनसे मैं अनुमति नहीं लेता क्योंकि वो मुझसे डरते हैं। उनकी माजी और हम साथ साथ रहे हुए, उनका माजी का मायका मेरे पास ही था, तो वो जरा डरते हैं थोड़ा सा, इसलिए उनसे अनुमति नहीं ली और मैंने सुश्रुत पकड़ लिया। और भी एक दिक्कत मेरी है कि यहाँ पे सब सूट बूट की सरकार बैठी है और मैं यहाँ ऐसा भारतीय वेश में आया हूँ। कोई बात नहीं, आपला पैटर्नच वेगळा है। तो शुरू करते हैं। लाव रे तो वीडियो, मलाच लावायचा। तो 3 सूत्रों का समन्वित विचार करेंगे आज। क्षीरस्य एव संतानिका सप्तत्वचो भवन्ति। दूसरा सूत्र है भ्राजना त्वचा, जो वाकपट में है लेकिन यहाँ पे सुश्रुत का दिया हुआ है। और तीसरा है संचिता नाम खलु दोषाणा, इसमें चयावस्था में जो आया है वो पितावस्था। इन 3 सूत्रों का हम सम्यक विचार करेंगे। ऐसा नहीं कि एक एक का विचार करेंगे, एक समुचित विचार करेंगे। अब मेरी थीम यह है कि कंसल्टेंट्स डू इट डिफरेंटली। आपको मालूम है कि कंसल्टेंट कुछ अलग नहीं करते,
वो वही करते हैं, लेकिन वो जरा थोड़ी अलग से करते हैं, अलग नहीं करते, अलग ढंग से करते हैं। तो ऐसे कैसे किया जा सकता है, इस पर हम थोड़ी सोच रखेंगे, क्योंकि पाटनकर सर का एक उन्होंने बड़ा जतन किया हुआ सपना है कि केश आयुर्वेद के सब सुपर कंसल्टेंट बने, ना कि सिर्फ कंसल्टेंट बने, सुपर कंसल्टेंट बने। तो ये भूमिका थोड़ी अलग है। मुन्ना भाई में जैसे लिखा है अपने को फुलटूस डॉक्टर बनने का है, तो इनका कहने का मतलब है कि इनको मुन्ना भाई का एक अलग रूप बताना है जिसमें फुलटूस कंसल्टेंट बनाने का है। तो वो कैसा बनाने का, तो वो अपन बोलता है। तो ये प्रथम सूत्र जो है वो शरीर स्थान में आया है। इसमें यह दृष्टांत है, तत्र खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य एव संतानिकाः सुप्तत्वचो भवन्ति। अब दृष्टांत किसको कहते हैं कि जो मूर्ख विदुषां बुद्धि साम्य होता है। हमें मालूम है कि हम व्यवहार में दृष्टांत, उदाहरण, उपमा ये जैसे कई रट्टे में बोल देते हैं, ऐसा है नहीं। उसमें एक स्वाभाविक अंतर है। हमको अगर कंसल्टेंट बनना है तो इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि हम शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सम्यक तरीके से कैसे करें। नहीं तो क्या हो जाता है कि जनरल व्यवहार में, सामान्य व्यवहार में शब्दों का इधर उधर इस्तेमाल तो चल जाता है। और एक हमारे दोस्त थे, उनको पूछा गया कि हाँ बोला पेरिकार्डियम म्हणजे काय। हमारा केश का क्लास मुन्ना भाई पिक्चर में देखिए ना, वो हमारे क्लास के ऊपर ही निकाले। तो उनको पूछा गया कि हाँ बोला पेरिकार्डियम म्हणजे काय। तो इन्होंने शुरुआत की, सर त्याची काय पेरिडोनियम असते का नहीं। तो सर बोले कि पेरिकार्डियम कहाँ पे रहता है, पेरिकार्डियम कहाँ पे रहता है। वही की ऐसा देखिए। तो ऐसे उच्च दर्जे के विद्वान हमारे दोस्त हैं, तो ऐसे नहीं करना है हमको। और स्ट्रीट स्मार्ट भी नहीं बनना है, कंसल्टेंट बनना है, सुपर कंसल्टेंट बनना है, तो हर एक शब्दों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो यह है दृष्टांत। तो दृष्टांत का मतलब है मूर्ख विदुषां बुद्धि साम्य। लेकिन हमें इस दृष्टांत ये समझ में आया कि क्षीर पर जैसी संतानिका बनती है वैसी त्वचा बनती है, समझ में आया। लेकिन इसे आगे थोड़ा जाना है, उनको कंसल्टेंट बनना है। दूसरा जो सूत्र है प्राजक पित्त का वर्णन करता है। पित्त का यह प्रकार जो त्वचा को चमकाता है, तभी उसको प्राजक पित्त कहते हैं। ये उसका वाच्यार्थ है। अभी वाच्यार्थ शब्द, व्यंग्यार्थ, लक्ष्यार्थ, इस पर मैं नहीं जाऊंगा, अभी समय नहीं है। तीसरा सूत्र जो है वो संचिता नाम खलु दोषाणाम में पिता व वासता या षट क्रिया काल की एक अवस्था का वर्णन करता है, चयावस्था का। चयावस्था तक ही मेरा व्याख्यान सीमित रहेगा, क्योंकि आगे वाला भाग अभिजीत सर आपको बताने वाले हैं। जब कहते हैं कि जब पित्त का संचय हो जाता है तब एक विशिष्ट अवभास यानी चमक बदन पर आ जाती है। तो हम जरा थोड़ा आगे जाएंगे, अभी जरा थोड़ी ज्यादा सोच रखेंगे इस सूत्र पर। तत्र खलु एवं प्रवृत्तस्य शुक्रशोणितस्य अभिपच्यमानस्य क्षीरस्य संतानिका सप्तत्वचो भवन्ति। तो ये जो दृष्टांत है वो हमारे दैनंदिन परिचय का दृष्टांत है। जैसे दूध को हम धीमी आंच देते हैं, जैसे त्वचा बनती है। तो दूध को अगर धीमी आंच देनी है तो आपको धीमी आंच देनी पड़ेगी, नहीं ज्यादा थोड़ी तेज आंच दे दी तो वो दूध उबल जाएगा, निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। 2-3 बार अगर धीमी आंच देते हैं तो आप क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी संतानिका के नीचे एक संतानिका का एक स्तर पैदा होता है और वो सबसे बड़ा बनाकर एक अच्छी संतानिका तैयार हो जाती है। इसमें एक स्वाभाविक एक अपेक्षा क्या रहती है कि दूध में संतानिका बनाने की क्षमता हो, ये स्वाभाविक अपेक्षा रहती है। अगर इसका चिंतन आगे करेंगे कि ये स्वाभाविक क्षमता हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अब ये सप्तत्वचो भवन्ति कहा है और ये गर्भावस्था का वर्णन है। तो इसका मतलब यह है कि गर्भ को यह धीमी आंच अपरा से जो गर्भ का पोषण होता है और वो विशेषतः अम्ल और लवण रस से होता है। अपरा से गर्भ का उपस्नयन न्याय और उपस्वेदन न्याय से होता है। तो गर्भावस्था में विशेषतः माता को हम लोगों ने अम्ल और लवण रस का एक थोड़ा परहेज बताना चाहिए। ये क्यों बता रहे हैं हम? इसी सूत्र का एक अतिदेश कर रहे हैं कि किस तरह करना है कि
क्षीरस्यैव संतानिका सप्तो त्वचो भवन्ति। संतानिका बनानी है तो धीमी आंच चाहिए, और अगर ज्यादा हो गई तो दूध उबल जाएगा, अगर कम पड़ गई तो संतानिका नहीं बनेगी। ये दोनों भी संभव हो सकते हैं, तो इस पर हमें जाना नहीं है। एक पर्याप्त आंच उस पर आनी चाहिए, और वो पर्याप्त आंच माता की अपरा से ही जाएगा, और प्रायः अम्ल लवण रस इन दोनों से ही जाएगा, क्योंकि ये उष्णवीर्य यही दोनों रस है। लवण रस अत्युष्ण वीर्य है, अम्ल रस उससे थोड़ा कम वीर्य है, कम उष्ण है। तो इनका कार्य उपस्नेहन उपस्वेदन न्याय से होता है, और इससे ये त्वचा बनती है। तो हमें अगर गर्भ का ही वर्ण अच्छा करना है, उसकी त्वचा अच्छी करनी है, तो हमें सगर्भावस्था में ही कुछ मार्गदर्शन करना पड़ेगा, और ये इसका सूत्र का थोड़ा अतिदेश इस रूप में हम मान सकते हैं। तो कैसे करेंगे? तो जो स्वाभाविक हमें जो बताई गई है सगर्भावस्था की प्रक्रिया, उसमें हम कुछ चिंतन करेंगे। अगर ऐसा होता है कि कुछ माए या होने वाला जो कपल है, बच्चा होने वाला जो कपल है, एक्सपेक्टेंट कपल, उसकी कुछ इच्छा रहती है कि हम तो ऐसे वर्ण हमारा ऐसा है, हमारा देश से वर्णन ऐसा है, हमारा कालोचित प्रकृति ऐसी है, लेकिन इसका थोड़ा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा फेयर होना चाहिए। तो उसके हिसाब से आप जो भी आपको उचित लगे उसको अम्ल लवण की पर्याप्त योजना करके, चाहे आप अम्ल रसयुक्त भस्म दे दें, रौप्य हो, या लवण रसयुक्त कुछ ऐसे भस्म दे दें कि जो गर्भावस्था में गलत साबित ना हो, लेकिन वर्ण की प्रक्रिया में एक अच्छा काम करे, ऐसे आप यहाँ दे सकते हैं। ऐसे इस सूत्र का एक छोटा सा व्यापक अर्थ हो जाता है। तो और स्नेह तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि दूध में अगर संतानिका बनने की क्षमता ही ना हो तो संतानिका नहीं बनेगी। तो सगर्भावस्था में हमको स्नेह, अम्ल रस और लवण रस, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और उसके हिसाब से अगर वर्ण की अपेक्षा रहती हो माँ की या पिता की, होने वाले पिता की, तो उसके हिसाब से हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। ये इसका एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया, इतना ही। अब ऐसा समझ लो कि यही एक सूत्र ही हमें मालूम है, बस आयुर्वेद पढ़ा नहीं है। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसको अगर पूछा गया कि एक श्लोक पढ़ो, तो उसने ये प्रयोग करके दिखाया है। बहुत सारी ओरलों में उसने प्रयोग करके दिखाया है। तो कुछ भी उसको पूछो तो वो ऐसा कहता, रक्षोपराधो रुचा में प्रयास वृत्तसवय प्रति यातनाय आमर्षण शोणित कालशय किम परास्पृशंतम दशे जीवित जीव। अभी ये श्लोक कहाँ पे आया मालूम है आपको? नहीं मालूम, मैं भी भूल गया था, लेकिन ये सूत्र आया है शिशुपालवत में। तो उसका बोलने का ढंग ऐसा था कि एग्जामिनर को भी लगता था शायद आया होगा यार, शरक में तो बिल्कुल कहा होगा। तो ये हमारे क्लास की एक आदत थी, और कॉन्फिडेंस इतना चेहरे पर कि लोगों को लगता था क्या बात कर रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, तो श्लोक बोलता है तो बिल्कुल इसको आता ही होगा। तो चलो ठीक है। तो ये सूत्र, अगर एक ही सूत्र हमें आता है तो भी हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल उसका पर्याप्त कर सकते हैं। एक ही उदाहरण बता रहा हूँ। वैसे मेरी आदत तो यह है कि अगर इस सूत्र पर बोलता रहूँ तो मैं और 3 घंटे भी बोलूँगा, लेकिन बाकी भी मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे वैद्य हैं, और उनको भी बोलना और आपको सुनना है। तो आज के लिए थोड़ा सा काफी है। अब यही सूत्र हमें क्या बताता है कि जिन त्वचा प्रकारों में, सप्त त्वचा बहुत ही लिखा है, और उसकी ये परिमाण भी दिया है हमको कि प्रथमा अवासिनी नाम, उसका इसका मापन इतना होता है। तो उसके आधार पर यह व्याधि होते हैं। तो इस सूत्र का और इसका जो विवरण किया है, 12 भाग प्रमाण, विरहे 12 प्रमाण, चर्मदल अजगल्लिका इत्यादि का अधिष्ठान। तो जब स्वाभाविक रूप से या जन्मतः जो व्याधि होते हैं, जैसे सहज अर्श की चिकित्सा आपकी देखे, चरक जी की देखे, जरा अभिजीत सर जरा क्षमा करना, चरक पे घुस रहा हूँ, लेकिन चरक की अगर चिकित्सा देखें तो पहले वो वर्णन करते हैं कि अर्श 2 प्रकार के होते हैं, सहज या जातज और जातस्य उत्तर कालज। तो जातज अर्श जो होते हैं उसका एक चिकित्सा हमें अगर करनी है तो हमें ये हेतु मिल जाते हैं कि माँ ने क्या किया है, गड़बड़ कब किया है, कहाँ पे किया है। तो उसने जो त्वचा बनते समय जो गड़बड़ किया है उसी का परिणाम ये हमें दिखाई दे रहा है कि इस बालक को जाते ही जन्मते ही ये इसका एक परिणाम अलग से हो गया है। इस पर हम गौर कर सकते हैं, उसके अनुसार चिकित्सा दे सकते हैं। शायद हम माँ को भी चिकित्सा दे सकते हैं जब वो दूध पिलाने वाली होती है तब, ठीक है। और वो जातज अर्श के लिए हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। शायद तिलक अलग हो जन्मतः, तो उसकी भी चिकित्सा हम यहाँ से कर सकते हैं। ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया। तो
जन्मतः जो त्वचा के अधिष्ठान के रूप में जो हमें व्याधि मिलेंगे उसकी चिकित्सा हम जो क्षीराद क्षीरान्नाद इस तरह पर भी हम शुरू कर सकते हैं। गर्भ की पर्याप्त करनी पड़ेगी आपको, लेकिन मैं सोचता हूँ इसका विस्तार ना करूँ क्योंकि आप सब विद्वान हैं, अवश्य विस्तार कर लेंगे। अगर नहीं हो सकता तो पाटनकर सर को पूछिए, वो बता देंगे। अब जब जन्म होता है तब व्यक्ति का पोषण आहार से होता रहता है, होता नहीं है, होता रहता है। और उस पर लोकगत अग्नि और लोकगत वात की भी प्रक्रिया होती है। जब वो पेट के अंदर ही रहता है माँ के, तब जो कुछ भी परिणाम होता है वो अपरा से जाने वाले वहाँ का जो गर्भोदक है उससे, और अपरा से जाने वाले जो वहाँ का अम्ल लवण रस है उससे, और अपरा का जो जलोदक है उसका जो एक पंचभौतिकता होगी उसके हिसाब से गर्भ पर परिणाम होता है। लेकिन जब जन्म लेता है तब सब लोकगत अग्नि लोकगत वात का परिणाम उस पर होने लगता है। इसका भी ध्यान हमें रखना है कि ये थोड़ा सा अंतर है। सगर्भावस्था में चिकित्सा हो सकती है, गर्भावस्था के तुरंत भी चिकित्सा हो सकती है, लेकिन गर्भावस्था के बाद अगर आपको चिकित्सा करनी है तो ना सिर्फ माँ का दूध, बाहर का भी वायु और अग्नि के परिणाम कुछ न कुछ होने वाला है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि ये सब 1 2 3 4 5 6 7, अभी चरक जी ने 6 ही बताइए। यहाँ की जो 3 और 4 है वो चरक जी ने इकट्ठा करके उसके 6 ही प्रकार बताए हैं। अभी ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा आता है। ये जो 7 त्वचा बताई है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये साती की साती त्वचा सब शरीर पर विद्यमान रहती है, ये भी इसका एक अनुसूत अर्थ है। अगर आप यहाँ पे देख ले तो साती की साती त्वचा नहीं लेगी, इसलिए सुश्रुत जी कहते हैं न ललाटे सूक्ष्म अंगुल्य दिशु, ये नहीं रहती। यदि तत् प्रमाणम निर्दिष्टम तत् मांसलेशु अवकाशेषु, ये सब पूरे बदन पर ऐसा ही रहेगा ऐसी मान्यता नहीं, ये सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी त्वचा के बारे में जरा सोचते हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूं त्वचा की प्रकृति की, जन्म के बाद जो होगा उसकी चर्चा कर रहा हूं। स्वाभाविक रूप से प्रकृति के अलग अलग पहलू होते हैं। दोषादि प्रकृति, दोषा प्रकृति, काला प्रकृति, काला गर्भाशय प्रकृति, देशा प्रकृति वगैरह वगैरह। तो स्वाभाविक रूप से दोषादि प्रकृति में वात प्रकृति के लोग स्फुटित चरण दाह रहते हैं, रुक्ष श्मश्रु नख केश होते हैं। श्मश्रु तो बाद में पता चलती है, लेकिन बालकों की भी आपको नख केश पता चलते हैं। केश तो कम मालूम पड़ता है, शायद हो ना हो, लेकिन हो भी सकता है ना भी हो सकता है। वो रुक्ष रहते हैं, तो ये स्वाभाविकतः जन्मतः है वात प्रकृति का है। स्वाभाविक रूप से पित्त प्रकृति होता, ताम्र नख नयन पाणी पाद तल रहते हैं। वली पलित खालित्य युक्त, ये तो बाद में हो जाता है। और कहो प्रकृति के लोगों का वर्णन बिल्कुल उपमा से किया है कि उनका वर्ण दुर्वा, इंदिवर, शर, इसमें क्या अन्य तरह वर्ण रहता है। ये सिर्फ मैं वर्णों की बात कर रहा हूँ, ज्यादा उसमें ज्यादा अंतर्भाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये स्वाभाविकता दोषादि प्रकृति का वर्णन ये रहता है। तो ये दूसरी बात हुई कि दोष प्रकृति, सिर्फ प्रकृति का जो विचार करते हैं हम, सिर्फ दोष प्रकृति का ज्यादातर करते हैं, लेकिन सारता आदि का भी विवरण हम करते हैं। तो दूसरा भाग आता है सारता का। तो यहाँ पे हुआ एक प्रयास सुनाता हूँ प्रकृति के बारे में। मेरे हमारे गुरुजी के गुरुजी विद्या अण्णा करवलकर जी, तो उनको लेकर मैं कहीं जा रहा था। मैं पाटनकर सर का क्लिनिक है वहाँ पे, टिळक स्मारक है, वहाँ पे हम सिग्नल था तो रुक गए। एक लड़की ऐसे और उसकी माँ ऐसे पीछे से आ गई और सामने खड़े हो गए। तो उसके बाल पूरे सुनहरे थे। तो गुरुजी ने मुझे पूछा थोड़े आगे चलकर कि ये जो बाल देखे आपने वो स्वाभाविक है या कुछ विकृति है? जन्मता है कि ये विकृति है, कुछ व्याधिक परिणाम है या कुछ ऐसा है? तो मैंने तुरंत से कह दिया कि नहीं नहीं गुरुजी, वो तो जन्म से ही ऐसे। तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, तो बोले आप तो बड़े होशियार हो। मैंने कहा गुरुजी आप चिल्लाएंगे नहीं? बोले नहीं, क्यों चिल्लाओ? तो मैंने कहा वो क्या है कि वो लड़की हमारे बगल में ही रहती है। तो उसको मैं जन्म से ना जानता हूँ, तो इसलिए मैंने बता दिया, ऐसे नहीं कि मेरी दर्शन परीक्षा। तो
मैं मुकुंद नगर में रहता था और वो लड़की शायद मर्शी नगर या वो आदिनाथ सोसाइटी ऐसी कुछ एरिया में रहती थी। शायद स्कूल भी वो हमारे घर के पास से महाराष्ट्र में कुछ जाती होगी, तो देखा था मैंने। तो गुरुजी नहीं हंसे, अच्छा है बोले, कोई बात नहीं। अभी सोचो कि ये कथा मैं विलास सर जी को बताता तो क्या होता, मुझे एडमिट होना पड़ता और इसी बस के गालियां सुननी पड़ती। अच्छा, तो ये सामान्य प्रकृति का वर्णन हुआ। सारता का भी ऐसा होता है कि सारता के जो अलग अलग पहलू होते हैं उसमें वर्ण का विवरण आया है। मैं उस पर ज्यादा गौर नहीं करूंगा, आप विद्वान है, देख ले। सारता और प्रकृति में क्या अंतर है इसका वर्णन शायद कोई करेगा, शायद अभी हिस्सा करेंगे। सारता और प्रकृति में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, उसकी पहचान कैसे करा ले। अभी इसमें ऐसे इतने मुद्दे आ जाते हैं कि लगता है पूरा दिन बोलना पड़ेगा। समय की कुछ समय निर्धारण किया है और उसमें ही महाभौतिक विवरण भी आ जाता है, सत्व प्रकृति का वर्णन भी आ जाता है। उस के एक सारांश की चर्चा करते हैं। प्रकृति और सारता में जो हमें स्वाभाविक जो वर्णन मिलता है उसमें सर्वथा परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, ये हमारी चर्चा का विषय हो सकता है। क्योंकि जन्म से ये समझा एक थोड़ा बिल्कुल जैसे जो सफेद है, गोरा नहीं है, सफेद है, तो माँ जी के और पिताजी की इच्छा होगी कि ये थोड़ा थोड़ा गोरा हो तो अच्छा, ये सफेद है, अच्छा नहीं लग रहा। या उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल काला हो तो उसको लगता है थोड़ा ये थोड़ा गोरा होना चाहिए, तो हो सकता है कि नहीं। तो हमारी मान्यता ऐसी बताती है कि प्रकृति में जो है वो उसका परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन रसशास्त्रियों की मान्यता ऐसी कि हाँ हो सकता है। ऐसी कुछ कथाएं मैंने सुनी है वैद्य कुड़तरकर जी ने, जैसे पूरे काले बदन वाले एक उनके पेशेंट को पूरा गोरा बना दिया था, ऐसी कथा मैंने सुनी है। लेकिन वो कुड़तरकर जी की कथा है, सुनी है मैंने उनसे, कभी मैंने बहुत सारी बातें हुई थी लेकिन उनकी मुंह से नहीं सुना है। मेरे कोलटकर गुरु जी ने उनके बारे में बताया था। तो प्रकृति और ये छोड़ देते हैं, प्रकृति और सारता में अगर हमें परीक्षण करना है और उसकी चिकित्सा करनी है तो किस तरह से जाएंगे हम लोग, तो ये हमारे सामने मुद्दे आ सकते हैं कि वर्ण परिवर्तन करना है या हुआ है। तो पहली बात चर्चा करेंगे कि हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद उसके आगंतु हेतु है क्या। आगंतु क्या सकते हैं, 12 वाला वात या अग्नि संस्कार, नहीं तो आगे वाला मुद्दा हो जाता है कि नीचे होते होंगे, शायद जन्म से ही कुछ गड़बड़ हो सकती है, जैसे कामना होती है तो उसकी चिकित्सा अलग करनी पड़ेगी। निज हेतु है, व्याधि हेतु है अगर, और स्पर्श परीक्षा से इस सब का परीक्षण हमें करना चाहिए। अब बात यह है कि त्वचा, जैसे कि बताया कि सप्त त्वचा, मैंने कहा कि सप्त त्वचा सब जगह पर रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, सब जगह अलग अलग त्वचा रहती है। सातों जो है त्वचा का अधिष्ठान हमें एक ही तरह से मिल जाए ऐसी बात नहीं रहती। तो ये भी हमारे लिए एक चिकित्सा का एक दिशा दर्शन हो सकता है। जैसे कि आप अभी एक होमवर्क कर लीजिए कि मस्तिष्क पर त्वचा है, लेकिन उसके बिल्कुल संनिध क्या है, तो अस्थि है। यहाँ पे टहनी है अपनी, तो त्वचा है, लेकिन उसके बिल्कुल संनिध क्या है, अस्थि है। ये हमारी जंघा है, तो त्वचा के बिल्कुल संनिध क्या है, मांस धातु है। पेट है, तो त्वचा के बिल्कुल संनिध क्या है, तो मेद धातु है। और अभी इस जो मालूमात हमने कर ली परीक्षण के बाद, उसका चिकित्सा पर कुछ परिणाम हो सकता है कि नहीं, आपने देखा है, सुना है, तो मैं बताता हूँ आपको हो सकता है, करते हैं हम। जैसे कि छोटे बच्चे को अगर अतिसार हो जाता है तो उस पर, इसके माथे पर ऐसा अंडा थपथपाते हैं, देखा है कभी आपने? तो अंडा थपथपाने से क्या होता है, यहाँ पे अंडा थपथपाने से कि जब हमारे दोस्त लोगों ने पहली बार देखा कि हमारे कॉलेज में हमारे गुरुजी थे विद्याराज योगो जोशी, उन्होंने एक शिरस्यूल के पेशेंट को बस्ती दे दिया, तो मेरे दोस्त ने तुरंत एक शेर बना लिया उस पर, हवा हवा आयुर्वेद की हवा, सिर में दर्द और कहाँ पे दवा। तो ऐसी बात है, तो वही भूमिका कि द्रवमल हो रहा है और यहाँ पे आप थपथपाए तो क्या होगा, तो अस्थि धरा कला, मद धरा कला और ये सब का एक
आपको समीकरण याद हो तो उसकी चिकित्सा पर्याप्त हो सकती है। मेरा अनुभव यह है कि ऐसे जो अगर छोटे बच्चे को होते होगा, छोटे बालक को, तो अंडा थपथपाने से या बड़े लोगों को भी अंडा थपथपाने से द्रव मल के वेग कम हो जाता है, थकावट नहीं आती। हमारे गुरुजी कोरटकर जी ने एक कैंसर के लोगों को जो बदबू आती है उनके लिए एक पहला जो प्रयोग किया तो वो मैंने ही किया था, मैं ही उनका असिस्टेंट था सुसन में। तो जितने भी कैंसर के लोग आते थे उनका पोषण करने के लिए उन्होंने दूध का लेपन मांस वाला मैदा का जो अवकाश है, यानी त्वचा लगत जो मांस वाला मैदा है वहाँ पे लगाने का शुरुआत किया था, और जंघा पर और पेट पर। और मेरा अनुभव यह है कि लगभग एक पेशेंट को 100 ml से लगभग 150-200 ml तक दूध त्वचा में एब्सॉर्ब हो जाता था, और जो बदबू आती है अंतिम चरण में कैंसर के या किसी भी व्याधि के, वो बिल्कुल कम हो जाती थी। ऐसा मेरा अनुभव देखा है मैंने। और जो ऐसी मक्खियाँ वहाँ पे घुघराती रहती है वो भी चली जाती है, ऐसा मैंने खुद ने देखा है। जो पहला उन्होंने प्रयोग किया था उसका मैं साक्षी हूँ। अगर ये जो हुआ है वो देशोचित है या कालोचित है तो उसके अनुसार हम दुग्ध, तक्र, लवणित की चिकित्सा कर सकते हैं, वसा या मज्जा से बाह्य स्नेहन कर सकते हैं। अगंतु हेतु अगर वात है, अग्नि है, तो उसका निदान परियोजना फेस मास्क हो या सनबर्न देखे होंगे आपने कि उसका कुछ पर्याप्त कारण नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो सूर्य की एक तपती किरण सतत आती है तो एक आवास सा हो जाता है, सादे का आवास रहता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है निदान परियोजना, आप उसको भाग को ढक ले। निजय हेतु है तो प्रायः अम्ल लवण रस पर ध्यान देना चाहिए अगर निजय हेतु है तो। और रस विपरीत चिकित्सा, रस विपरीत चिकित्सा क्या है सुश्रुत ने बताइए, रसद्वंद बताए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, उसके विपरीत कुछ रस बताए हैं। तो अगर ये रस ज्यादा होते हैं तो आप उसके विपरीत रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका विस्तार नहीं करूंगा। और रस विपरीत चिकित्सा में आप यथा योग्य हो, अभ्यंग हो, पाने, भोजने, आवासने, अंतर्बहिर्वा, जो आपको उचित लगे उससे उसका सिद्ध घृत, सिद्ध तैल या सिद्ध दुग्ध, इसका इस्तेमाल करके आप उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। या आप कहाँ पे ठहरे कि वर्ण परिवर्तन अगर हुआ है, होता जा रहा है, या वर्ण परिवर्तन चाहिए लोगों को कि अभी जन्मा है लेकिन थोड़ा अभी ये थोड़ा इसका थोड़ा कर दो, तो इस तरीके की चिकित्सा आप थोड़ी सी कर सकती है। उसको अगर व्याधि हेतु है तो, निजय हेतु है तो। और व्याधि हेतु अगर होते हैं, जैसे कामना हो, जन्मतः कामना हो या जन्म के पश्चात हो, गोवर बोलते हैं, रोमांतिका बोलते हैं, ज्वर होता है, इसके बाद ये रुक्ष तेज प्रधान व्याधियां रहती है, तो रुक्ष तेज का असर थोड़ा अलग हो जाता है। तो वहां पे रुक्ष तेज को प्रधान हेतु मानकर स्निग्ध परिकल्पनाएं आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। सिद्ध घृत हो, सिद्ध नवनीत हो, सिद्ध दुग्ध हो। हमारे परम मित्र है वैद्य जमाल अग्नि जी, वो उनका एक अलग मानना है, उनकी एक अनुभूति है कि व्याधि हेतु अगर है, जैसे वर्ण परिवर्तन में या किसी भी अन्य व्याधि में या लक्षण में, तो उनका एक मानना है कि आप उसमें वाजीकरण लेपों का ज्यादा ध्यान दें, वाजीकरण चिकित्सा के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, तथा इंद्रिय स्थानों में जो विषक्त परिणाम आए हुए हैं वहां पे जो लेप आए हुए हैं या मोदक आए हुए हैं